हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है सांग राजवंश। यह चीन की सभ्यता का प्रमुख राजवंश है और इसे ही प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहलाने का गौरव प्राप्त है। फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ चाइना। किसी भी राजवंश को या किसी भी इतिहास को ऐतिहासिक कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसके जो सोर्स मिले, उसके बारे में जो हमें जानकारी मिले, वह आर्कियोलॉजिकल भी हो और लिटरेरी भी हो। मतलब पुरातत्व तात्विक खोजों से भी उसकी जानकारी मिलती हो और लिखित सोर्स भी उसके उपलब्ध हो। तो हमारे पास ये दोनों ही सोर्सों से सांग राजवंश के बारे में जानकारी उपलब्ध है। हमारे बहुत सारे विद्वानों के अनुसार 1766 बीसी से 1122 बीसीई तक ये राजवंश चला था और कुछ अन्य इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि 1600 टू 1046 बीसीई तक ये चला है ये राजवंश। इस काल को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सांग राजवंश के काल को कांस्य युगीन सभ्यता। इसके सोर्सेस क्या क्या हैं इस सिविलाइजेशन के? तो हमें ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, मतलब कांस्य बहुत सारे धातु की वस्तुएं मिली हैं। ओरेकल बोन्स मिले हैं। ये ओरेकल बोन्स मैं आगे भी आप लोग को बताऊंगी कि क्या है। ये ऐसी हड्डियां हैं जिन पे लिखा जाता था। ये आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के द्वारा भी हमें चाइनीज़ सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ आप देख रहे हो। अब हम एक एक करके इसके सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम। तो चीन की सांग राजवंश का जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो वंशानुगत थी, हेरिडेटरी मोनार्की थी। वहाँ पे जो किंग होता था, जो राजा होता था, उसी का पुत्र फिर से राजा बनता था, पुत्र का पुत्र। इस तरह से पूरा एक ही वंश का पूरा राजतंत्र होता था और राजा राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख कहलाता था। पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर भी राजा ही होता था। पूरा केंद्रीकृत शासन था, सेंट्रलाइज्ड रूल। उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी होती थी, लेकिन उस काल के हिसाब से सिर्फ 1000 से 5000 तक की आर्मी ही स्ट्रॉन्ग कहला रही है यहाँ पे। उससे ज़्यादा की जानकारी यहाँ नहीं मिलती है। रथों का प्रयोग वो लोग करते थे और जो राजा था उसे वांग कहा जाता था। वांग याद रखेंगे। धनुषबाण प्रमुख अस्त्र शस्त्र थे। तो धनुषबाण से कितना ही दूर तक शासन किया जा सकता है और कितनी ही स्ट्रॉन्ग आर्मी हो सकती है। और धनुषबाण, बो एंड एरो इनके मेन वार वेपन्स थे। उसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ कुल्हाड़ी मिला है खुदाई में, जैसे कि कुल्हाड़ी, बर्छे, कवच, कांसे के हेलमेट, ये सारे कुछ खुदाई में अन्य अस्त्र शस्त्र के रूप में मिले हैं। उस समय की सामाजिक संरचना कैसी थी? तो वर्ग आधारित समाज था, हायरार्कियल सोसाइटी थी। नोबेल, प्रेस्ट, फार्मर, आर्टिजन्स, कुलीन, पुरोहित, किसान और कारीगर में बटा हुआ था समाज। दास प्रथा विद्यमान थी। दासियों के लिए ची शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि दास के सिर पर गोदना गोदवा दिया जाता था ताकि पहचान में आ जाए कि कौन किसका दास है। मालिक का नाम उसके सिर पे लिख दिया जाता था, उसके माथे पे। ची अर्थात रखैल या उपपत्नी होती थी। दासियों को उपपत्नी की तरह यूज किया जाता था। और परिवार जो था वो समाज की आधारभूत इकाई थी, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन ऑफ अर्ली क्लास वाज गुड, इलाइट क्लास सॉरी। ऊंचे वर्ग की स्त्रियों की दशा संभवतः अच्छी थी। बहुविवाह की प्रथा थी, पोलीगेमी, लेकिन ज़्यादातर सिंगल विवाह ही किए जाते थे। और बलिदान चढ़ाने की प्रथा काफ़ी थी वहाँ पे। जब कोई राजा मर जाता था तो उनकी रानियों को उनके साथ बलिदान चढ़ा दिया जाता था। कभी कभी राजा को अकेले भी उनका दाह संस्कार किया जाता था, कभी कभी उनके साथ उनकी रानियों को भी जला दिया जाता था। सांग वंश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। आर्थिक समृद्धि के 3 साधन थे, कृषि, पशुपालन और शिकार।
मुख्य फसल क्या थी? मिलेट, व्हीट और राइस, बाजरा, गेहूं, चावल। जो व्यापार होता था वो बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर सिस्टम अर्थात लेन देन का व्यापार, वस्तु के बदले वस्तु। और कौड़ियों का प्रयोग सिक्कों की तरह होता था। खुदाई में बहुत सारे कौड़ियाँ मिली हैं। कांस्य तकनीक, ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत थी उस समय। एडवांस ब्रॉन्ज कास्टिंग होती थी। हथियार और धार्मिक पात्र मिले हैं कांस्य के बने हुए, और इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता था। सांग युग में कांसे की सुइयों का भी प्रयोग होता था। कांसे के बहुत सारे सामान, मूर्तियाँ आदि मिली हैं, बड़ी बड़ी भव्य, जो बाद में छोटी छोटी मूर्तियाँ हो गई हैं चाउ काल में। अब हम देखेंगे उस समय का धार्मिक जीवन कैसा था। तो सांग वंश के टाइम में पूर्वज पूजा बड़ी महत्वपूर्ण थी। पूर्वजों की कृपा दृष्टि से ही शिकार, खेती, युद्ध या अन्य कोई भी कार्य में सफलता मिलेगी, ऐसा माना जाता था। पूर्वजों के अप्रसन्न होने पर अकाल, पराजय, बीमारी या मौत होती है, ऐसा भी माना जाता था। फिर भी वो लोग पूर्वजों को डर से नहीं मानते थे। पूर्वजों के प्रति गहरी निष्ठा और भक्ति रखते थे। इन पूर्वजों की पूजा के अलावा परतदार सर्प स्त्री की भी पूजा होती थी, जिसको ड्रैगन वुमेन कहते हैं। ये प्रमुख देवी थी उस टाइम में। ये लोग सागंडी में भी विश्वास करते थे। चीनी भाषा में सागंडी का अर्थ होता है सर्वोच्च स्वामी, सर्वोच्च देवता, जिसे सांगटी भी कहते थे। इनको भविष्यवाणी की भी प्रथा थी, डिविनेशन प्रैक्टिस। कछुए की हड्डी पर लिखकर देवताओं से प्रश्न पूछा जाता था, कि वो अपने प्रश्न पूछते थे कि कोई काम कब होगा, कैसे होगा, और जो उस समय के जो भविष्यवाणी वक्ता होते थे वो अपने हिसाब से उसका आंसर दिया करते थे। उनके मृत जो मर जाते थे, उनके मृतक के कब्र में उनके महत्व के अनुसार वस्तुएं रखी गई थी। जैसे कि बहुत बड़ा राजा कोई मर गया तो उसके दास दासी, उसकी रानियों को भी साथ में उसके दफन कर दिया जाता था। बलिदान की प्रथा थी उनके धर्म में। गाय, बैल, कुत्ता, भेड़, सूअर, मुर्गियाँ, घोड़े, शराब, यहाँ तक कि मनुष्य का भी बलिदान दिया जाता था। नर बलि की प्रथा थी, ऐसा कहीं कहीं पे पता चलता है। बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि नर बलि की प्रथा सांग वंश में चलती थी। आत्माओं का गृह माना जाता था, या पूर्वजों का मंदिर या रक्त मंदिर कहा जाता था, जहाँ पे बलिदान दिया जाता था। बलिदान अर्थात बलि, ये सारे जो जितने भी जानवर हैं उन सब की बलि दी जाती थी। किसे बलि दी जाती थी? तो अपने पूर्वजों को, अपने देवताओं को। उनमें लेखन प्रणाली भी प्रचलित थी, उनका काफ़ी विकसित था लेखन प्रणाली। उन्होंने ओरेकल बोन लिपि लिखी है। ये ओरेकल बोन जो होता है, ये बोन्स जो हड्डियों पे जो लिखी हुई लिपि है उसी को ओरेकल बोन लिपि कहते हैं। ज़्यादातर कछुआ की हड्डी पे लिख के वो लोग प्रश्न पूछा करते थे भविष्य के। और चीनी लेखन का प्रारंभिक रूप भी इसे ही माना जाता है। आधुनिक लिपि की नींव भी इसे ही माना जाता है। उस समय की सैन्य व्यवस्था भी हम लोग देख सकते हैं कि कांस्य हथियार यूज किए जाते थे, ब्रॉन्ज वेपन्स, जैसे कि धनुष और बाण, कुल्हाड़ी, बर्छा। रथों का उपयोग होता था युद्ध में। उनकी जो आर्मी थी वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड थी, लेकिन बहुत बड़ी सेना नहीं होती थी। मैंने पहले भी आपको बताया 1000 से 5000 के बीच ही सेना होती थी। कैदियों की बलि दे दी जाती, जब युद्ध में कोई कैदी बनता था तो उसकी बलि दे दी जाती थी, या फिर उसको गुलाम बना दिया जाता था। कैदी महिला होती थी तो उसे दासी बना लेते थे या फिर अपनी रखैल बना लेते थे। सांग वंश का कैसे, जो सांग वंश चला आ रहा था इतना ब्रॉन्ज की वजह से इतना शक्तिशाली था, तो उसका डिक्लाइन कैसे हो गया, उसका पतन कैसे हो गया। तो जो अंतिम शासक थे वो काफ़ी कमज़ोर साबित हुए। फिर इसके बाद चाउ वंश आता है, जिसे झोउ भी कहा गया है। तो उसने विद्रोह कर दिया था, झोउ ने रिवोल्ट कर दिया, तो उसकी वजह से भी इसका पतन हो गया सांग वंश का। इसी के साथ सांग वंश का पतन हो जाता है। इसका क्या महत्व है? सांग वंश का काफ़ी महत्व भी है। जैसे इसने चीनी सभ्यता की आधारशिला रखी, लेखन और राज्य का विकास हुआ इसके टाइम में। साथ में बाद के जितने भी राजवंश हैं वो
इस काल के खोजों से प्रभावित होते रहें और आगे भी इसका प्रभाव देखा जाता है। जैसे पूर्वज पूजा, ये किस क्षेत्र में ये सभ्यता विकसित हो रही थी? तो हुआंग हो नदी के किनारे इसका विकास हो रहा था, जिसे येलो रिवर भी कहते हैं। और उत्तरी चीन का मैदान है ये। हुआंगहो नदी के किनारे आसपास काफ़ी उपजाऊ भूमि रहती है, क्योंकि अक्सर बाढ़ उपजाऊ मिट्टी ला के रखती है। उपजाऊ भूमि ने कृषि को बढ़ावा दिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। शांग सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर आयरन, ब्रॉन्ज, स्टील, सिल्वर। क्या है आंसर आपका? तो आपका आंसर है ब्रॉन्ज। ओरेकल बोन्स वेर यूज्ड फॉर। ओरेकल बोन्स को क्यों यूज़ किया जाता था? ट्रेड के लिए, राइटिंग एंड डिविनेशन के लिए, वॉर के लिए या टैक्स के लिए? व्यापार के लिए, या फिर उस पर कुछ लिख के भविष्यवाणी करने के लिए, युद्ध के लिए, या फिर टैक्स के लिए? तो आंसर आपका क्या है? राइटिंग एंड डिविनेशन। मेन रिवर ऑफ सैंग सिविलाइजेशन। सैंग सिविलाइजेशन का मेन रिवर कौन था? यांगजे, येलो रिवर, मैकोंग, गंगा। कौन है प्रमुख रिवर? तो ये येलो रिवर या हुआंगहो रिवर भी इसके कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से जो इसका नोट्स गया है उससे भी तैयारी कर लेंगे। थैंक यू।